बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उसका जो ओहदा है वो किसके हाथ आएगा और उसको ओहदे पर कौन बैठेगा। रमीज राजा साहब ने आज एक मीटिंग कॉल की और उसमें तमाम डायरेक्टर्स और तमाम पीसीबी का स्टाफ भी मौजूद था। उनका यह कहना था कि मेरी चेयरमैनशिप जो है वो कहीं नहीं जा रही, मैं अपने ओहदे पर काम जारी रखूंगा और आप लोग भी रूटीन के मुताबिक अपना काम जारी रखें। जबकि जराये के मुताबिक खबरें यह भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने दो नाम नए चेयरमैन पीसीबी के लिए तजवीज भी कर दिए हैं और उनमें एक नाम जो है वो नजम सेठी साहब का बताया जा रहा है और नजम सेठी साहब जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। इस पर बात भी करेंगे। नौमान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक मेंबर है पीसीबी गवर्निंग बॉडी के। बहुत शुक्रिया नौमान भट्ट साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसमें खिचड़ी क्या पक रही है? जी बहुत शुक्रिया। बात खिचड़ी पकड़ने की नहीं है, सब नवश्ता दीवार है, नजर आ रहा है और रमीज राजा का नहीं दिल करता वो अपनी कुर्सी के साथ चिमटा हुआ है जी। और वो अपने जो उसने अली बाबा और जो 11 चोर 12 चोर उसके साथ बोर्ड के अंदर बैठे हुए जी। वो अपने एक दूसरे को हौसला दिलासा देते हैं जी। लेकिन जो मेरे पास आज की अफ्तारी से पहले की जो खबरें हैं कि जब रमीज राजा ने ये कॉन्फिडेंस दे रहा था डायरेक्टर को तो वो आपस में एक दूसरे से बातों में भी चाहे वो यह कर रहे थे, नजरों से भी बातें कर रहे थे कि इसमें इन तिलों में तेल नहीं है, ही इज नो मोर। तो बात यह है कि वो काम तो उसका खत्म हो गया। वैसे भी मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि रमीज राजा साहब को ग्रेस दिखानी चाहिए। ये सिस्टम है, कानून है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पैटर्न चीफ होता है, क्योंकि रमीज राजा साहब तो बहुत ज्यादा इमरान की टीसी करके बहुत मजाक कराई करके तो इस सीधे पे पहुंचे थे। तो वो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के काम करने के तरीके को कौन नहीं जानता। वो अपने तरीके से काम करता है। वो आपने देखा ही है कि जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और सुबह ही उन्होंने 7 बजे वो पहुंच गए थे, हर जगह हलचल मचा दी और 4 दिन के अंदर उन्होंने वो पिंडी इस्लामाबाद जो गाड़ी एयरपोर्ट तक वो भी उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दी। तो वो तो इस तरह काम करते हैं। तो रमीज राजा तो सो के नहीं उठता, 4 बजे लोग सो के उठते हैं तो उनसे उसके साथ मीट ही नहीं कर पाएंगे। तो जो शहबाज शरीफ साहब का काम करने का स्टाइल है, तो बोर्ड के अंदर कोई दम हम नहीं है, बिल्कुल वो फारिग है। तो ये अपने आप को हौसला देने के लिए कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा जो उन्होंने करप्शन की है शायद वो रिकॉर्ड आगे पीछे कर रहे हैं बोर्ड के अंदर जो। अच्छा, तो सर एक तरफ इमरान खान साहब का ये कहना है, क्योंकि इमरान खान साहब के न सिर्फ ये खिलाड़ी भी हैं, उनकी कैप्टनसी के अंदर खेलते भी रहे हैं। रमीज राजा वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का भी हिस्सा थे। तो रमीज राजा साहब ने जब हुकूमत चेंज हुई तो उनका ये कहना था कि मैं अपनी किस्मत का फैसला जो है वो हुकूमत पे छोड़ता हूँ, हुकूमत ने मेरी किस्मत का फैसला करना है। जबकि कल इमरान खान साहब ने ये बात की कि रमीज राजा साहब की अपने हाथ में है अपनी किस्मत का फैसला। और आकिब जावेद उनके जो है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भी कहा कि अगर जाना है, रुखसत होना है तो इज्जत से और ग्रेस से और तरीके से जो है वो छोड़ दिया जाए, ना कि आपको हटा दिया जाए। तो क्या लगता है रमीज राजा साहब, क्योंकि अगर नाम सजेशन में चला जाता है, जो शहबाज शरीफ साहब है वो पैटर्न इन चीफ है और वो नया नाम सजेस्ट करते हैं तो ऑफकोर्स नया चेयरमैन आएगा, तो क्या लगता है कि जो हुकूमत में मतलब जो ओवरऑल सारा सिनेरियो मुल्क में बना हुआ है तो कहीं वही सीन पीसीबी में तो नहीं होने वाला? जी देखिए, आज ही रमीज राजा साहब ने कहा, जो उनका लीडर है इमरान कहता था घबराना नहीं है। आज इन्होंने जो डायरेक्टर के साथ मीटिंग की है कि इन्होंने उनको कहा घबराना नहीं है। पिछले 2 माह से इन्होंने कहीं भी मीडिया के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं की, कोई मीडिया से बात नहीं की। ऑस्ट्रेलिया तौर पर इन्होंने कराची में ये बात की थी जब तहरीके अजमत पेश हो चुकी थी इमरान के खिलाफ। तो वहाँ किसी दोस्त ने इनसे पूछा कि अगर गवर्नमेंट टॉपल होगी तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं 2 मिनट में मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता है रमीज राजा के इस लाले के 2 मिनट कितने लंबे हैं, लेकिन बिलाखिर इससे जाना है, ये बच नहीं पाएगा, इसका वो टाइम खत्म है। बल्कि हो सकता है मेरे आप इस गुफ्तगू के दौरान ही नोटिफिकेशन जारी हो जाए। मैं बता रहा हूँ कि नजम शेट्टी साहब माशाल्लाह वो चेयरमैन आएंगे और मैं दूसरा नाम भी आपको बता देता हूँ। दूसरा नाम है शकील शेख साहब का, जो प्राइम मिनिस्टर साहब नॉमिनेट करेंगे। तो मैं आपको खबर शकील खान या शकील शेख? शकील शेख साहब, ठीक है सर, रीजन के। हाँ, मैं ये आपको नाम देखता हूँ आपके न्यूज में कि दूसरा नाम उनका होगा। अच्छा, तो सर एक तरफ हमें अगर मफादात को देखा जाए या अगर विजन को देखा जाए तो साफ हमें टकराव नजर आता है।
एक तरफ तो रमीज राजा साहब ने खुद ही ड्रॉप इन पिचेस की बात की, फिर उन्होंने उसको भी पसे पुश डाल के उन्होंने कल से बाकायदा तौर पर कजाफी स्टेडियम में नई पिचेस की तैयारी का ऐलान भी किया और बाकायदा तौर पर उनकी तैयारी शुरू भी हो गई। जबकि रमीज राजा साहब खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट के हक में नहीं थे, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने कल जो है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बहाल कर दी। तो जो विजन है उसमें तजाद जो है वो तो सीधा सामने हमें नजर आ रहा है। तो क्या रमीज राजा साहब ने जो ये चीजें शुरू की हैं और ड्रॉप इन जो नई पिचेस बनाना शुरू की है, तो कहीं वो इस मामले को तूल तो नहीं देना चाह रहे? मैं आपको एक बात कहूँ, चूंकि मैं भी एक ऑर्गेनाइजर हूँ, ऑर्गेनाइजर रहा हूँ, मैं शाहकोट रीजन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर रहा हूँ मैं आपको ये बात बताऊं, ये असल में जो ये रमीज राजा ने, मैं तो कहूँगा ये भी ये क्रिकेट के साथ दुश्मनी की है जो उसने अभी विकेटें उखाड़ दी है। देखिए हमारे मुल्क में हमने हर साल जो विकेटें बनाते हैं, आपने किसी भी टाइप की विकेटें बनानी है, बहुत सी विकेटें बनानी है, और ये उससे फिर बहुत बड़ा ब्लंडर स्टेटमेंट दिया कि ऑस्ट्रेलियन मट्टी, भाई हमारे नंदीपुर की मट्टी जो सर्टिफाइड क्रिकेट बोर्ड से है वो हम पूरी दुनिया में बेचते हैं, ऑस्ट्रेलिया समेत हम पूरी दुनिया में वो मिट्टी बेचते हैं। ये किन लोगों को पागल बना रहा है? नंबर एक बात। नंबर दो ये बात है कि जब मानसून शुरू होता है, हमारे मुल्क में मानसून शुरू होता है जून जुलाई में, उससे हम 10-15 दिन पहले विकेट उखाड़ते हैं, क्योंकि नीचे बेस को हमने देखना होता है तो बेस उसकी ठीक है, नहीं तो ऊपर से हम 6-6 इंच 4-4 इंच की मिट्टी उखाड़ के नई मिट्टी इसमें डाल देते हैं और साफ घास लगा देते हैं। फिर उसको 1 माह 1.5 माह भरपूर जो बारिशें होती है मानसून की, जो अल्लाह ताला एक बरसाता है, उसमें जो ताकत है, जो हम पानी लगाते हैं उसमें वो ताकत घास में मिट्टी में नहीं आती। तो फिर हम उसके ऊपर खाद डाल के उसका इंतजार करते हैं, 1.5 महीना बैठ के जो घास को फिर खादना शुरू करते हैं, फिर वो खुशक होती है, फिर बारिश होती है, बारिश का पानी उसमें पड़ना लाजमी होता है, उसमें बहुत ताकत आती है, जिससे जाके विकेट बोसी और स्पोर्टी विकेट बनती है। ये सब सिर्फ ये घबराया हुआ है रमीज राजा, घबराहट ने, और साथ ये है क्योंकि वो कहते लंबे बिल बना लो, लूट मार कर लो, जाते जाते जो भी हाथ में है उसको लूट लो, बाकी छोड़ की लंगोटी सही हम वो भी ना छोड़े। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जो लोग आ रहे हैं वो भी इनके नाका लगा के बैठेंगे और इनके भी इंशाल्लाह ताला घरों के बाद उसी तरह पुलिस लाइनें खड़ी होंगी जिस तरह पुलिस लाइन समीर के बाद खड़ी। अच्छा सर, कल मेरे ही प्रोग्राम में पीसीबी के एक साबिक चेयरमैन थे, उनका ये कहना था कि जो भी बंदा आता है और चेयरमैन पीसीबी लगता है, अक्सर ही ऐसा होता है कि वो अपनी मर्जी के बंदे लगाता है, और रमीज राजा साहब ने यही किया हुआ है कि उन्होंने अपनी मर्जी के बंदे लगाए हैं और उसके बाद उनको बाहरी सैलरीज पे, जहां पे एक बंदे की जरूरत है वहां पे 4 बंदे रखे गए हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है पाकिस्तान बोर्ड क्रिकेट बोर्ड के अगर अंदरूनी मामला की बात की जाए? देखिए ये तो एहसान मानने से ये सिलसिला शुरू हुआ है महांगा के दौर में क्रिकेट की तबाही कर। देखिए ये इन्होंने 6 रीजन बना दी, 6 रीजन से पहले तो हमारे अब होता था 5 टीमों का, लेकिन वो 5 टीमें आपको पता वो 100 लड़के क्या होते थे, वो डिस्ट्रिक्ट रीजन से खेल के फिल्टर होते, टॉप जो परफॉर्मर होते थे वो 100 लड़कों में आते थे। इन्होंने क्या किया, सारे वो अपने सेक्टर थे, सियासी फारसी सेक्टर थे, सारी फारसी और सियासी बुनियाद में लोगों को यहाँ नौकरी लाखों रुपए में, अगर मैं महाना देखो वो करोड़ों में आना, अगर सबकी मिलो तो करोड़ों, कितने करोड़ों का बोझ है ऊपर। हालांकि जो पैसे आईसीसी देता है या बोर्ड को ये मैचेस से पैसे मिलते हैं, असल में वो पैसे तो आपका कितने इकट्ठे करके देता है आपको, टिकटे तो आपने खर्च नहीं किए, आपने 22 लाख 30 लाख 18 लाख 15 लाख 20 लाख और ज्यादा है इसके, वो आपने उनको सैलरी दी है। और देखे सलमान नसीर, अभी कल मैं पढ़ा था तो उसने अभी तक 3 करोड़ कितने लाख रुपये उसने अभी तक सैलरी वसूल की है। तो यह क्या इन लोगों का हिसाब होगा और होना चाहिए। आप अगर ये नहीं रोकेंगे, कोई भी आए, मैं नजर सिटी साहब अगर आते हैं उनको भी कहूंगा और इनका हर कीमत एक हिसाब करें, वरना ये तो जो आएगा लुटेगा फुटेगा फुट जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए, ताकि ये क्योंकि ये अवाम का अदारा है, लोगों को ये जवाब दे।
अच्छा, तो सर एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे कि जो ये पिचेस रमीज राजा साहब तैयार करवा रहे हैं, उनकी सुपरविजन में तैयार हो रही है। पहले भी हमने देखा कि हमारी पिचेस बिल्कुल नाकारा थी और किस तरह से डिमेरिट पॉइंट भी मिला पिंडी वाली जो पिच थी, जो विकेट थी उसको भी। तो ये जो विकेट बन रही है, अगर कल को जाके जब ये तैयार हो जाती है और रमीज राजा साहब अपने ओहदे पे नहीं होते, तो अगर ये मयार के मुताबिक पिचेस ये वाली नहीं बनती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार तो देखेंगे रमीज ही होगा, लेकिन इसमें ये होगा कि अगर आज ही, जो मुझे बड़ा यकीन है, अगले किसी लम्बे भी मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला नजर शेट्टी साहब का वो नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो इसका ये होता है कि वो जारी बात है, इसको फौरी रोक देंगे इस प्रोसेस को। कभी आप मटीरियल डालें और आप हम जून के महीने का एंड का इंतजार करना पड़ेगा, ताकि जून के मिड ऑफ जून के बाद ये मट्टी डाली जाए। अगर केमिकल डालने होते हैं सारे उनको मिक्स करके ऊपर डाल के फिर लाइट रूलर करना पड़ता है, हल्का का पानी लगाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर घास माल बनाएंगे जो ऑस्ट्रेलियन घास, इस्लाम घास, हम मैक्सिमम जो लोकल घास ही तो ढाका की घास लगाते हैं। उसकी जड़ इतनी मजबूत होती है कि वो पूरी आपके जो विकेटों का स्केल है उसके ऊपर पूरा ग्रिप कर जाता है, वो पूरा साल चलती है, वो छोटी जड़ बनती है। ये जो मर्जी कर दे, लेकिन वो हम उसको मैनेजेबल है। बल्कि ये कदाफी डेमोक्रेसी की हमने डिजाइन करनी, हमने इस मुल्क में तो तकरीबन जो 60-70 के करीब ग्राउंड और स्टेडियम उनको बहाल करना है फौरी। ठीक है सर, अब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नुमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मेंबर है पीसीबी गवर्निंग बॉडी पे बात हो रही थी रमीज राजा साहब की, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चल रहा है, एक तरफ रमीज राजा साहब की स्टेटमेंट आती है कि मेरा ओहदा जो है मैं ओहदे पर रहूंगा, मेरा ओहदा कहीं नहीं जा रहा, आप लोग अपने ओहदे पर काम जारी रखें, अपने अपने जो फराइज है वो सर अंजाम दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबरान है और जो डायरेक्टर्स है उनको कहा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ उसके ठीक 10 मिनट बाद एक खबर आती है जराये से कि शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने 2 नाम तजवीज कर दिए हैं। एक शकील शेख साहब, जो कि अभी नुमान भट्ट साहब भी जिक्र कर रहे थे कि एक शकील शेख साहब है उनका, और दूसरा नजम सेठी साहब का नाम जो है वो तजवीज किया गया है। तो ये पीसीबी में क्या चल रहा है फिर आज एकदम से? कल हमने देखा कि रमीज राजा साहब का जो विकेट है वो दोबारा से बनाने का, सीजन से हट के दोबारा से बनाने का ऐलान कर देना, उस पर काम शुरू करवा देना। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पीसीबी में चल क्या रहा है, और इस पर बात मजीद भी करेंगे। और होपफुली आज या कल एक आध दिन में जो चेयरमैन है रमीज राजा साहब, उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर नजम सेठी साहब मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे और उन्हीं को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा। यहां पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शहबाज सीनियर हमारे साथ मौजूद होंगे और बात करेंगे थोड़ी पाकिस्तान हॉकी पे कि पाकिस्तान हॉकी का जो स्क्वाड है वो यूरोप तो जा रहा है, लेकिन अभी तक जो स्क्वाड है उसका ऐलान क्यों नहीं हुआ, वीजे क्या जारी हुए हैं नहीं हुए, इस ताखिर का जिम्मेदार कौन है, इन सब पे बातचीत होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हॉकी पर, और पाकिस्तान हॉकी टीम का जो दौरा यूरोप है उसके लिए स्क्वाड का ऐलान भी नहीं हो सका है, और वीजों का क्या बना, कल पाकिस्तान टीम की रवानगी है, अभी तक क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, और इस पर बात भी करेंगे। शहबाज सीनियर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ओलंपियन है। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं थोड़ी सी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के रवैये पे कि अभी तक जो है वो स्क्वाड का ही ऐलान नहीं किया जा सका, एक रोज बाकी है, टीम ने यूरोप जाना है, बड़ी टीम्स है वहां पे मैचेस खेलने हैं, तो ये क्या चल रहा है? एक्चुअली बात यह है कि जो चीफ सेलेक्टर है मंजूर जूनियर, उनकी कोई अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग है जी। जो 2-3 रिसेंट हॉकी सिलेक्शन हुई है उसमें उनको मदऊ नहीं किया गया और उनकी कंसल्टेशन के बगैर शायद ट्रेनिंग कैंप भी अनाउंस कर दिया गया, टीम भी बना दी गई। तो इस चीज में उनको बहुत दुख हुआ है, तो इसलिए वो मेरा ख्याल है इनके साथ शायद मिलकर काम करना नहीं चाह रहे, इसलिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मुश्किलात है। अच्छा, तो सर इस चीज का फिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अल्टीमेटली इसका नुकसान तो पाकिस्तान हॉकी का नुकसान हो रहा है, और पाकिस्तान हॉकी पहले ही कहां पे जा चुकी है, कहां पे पहुंच चुकी है, तो हम तो हॉकी जो है वो जवाल की आखिरी हदों के भी आखिर पे पहुंच चुकी है। बात यह है इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का है, क्योंकि हॉकी एक ऐसा खेल है जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, पाकिस्तान को मुतारिफ करवाया। हमारा जो इमेज है खराब हो रहा है। हम जैसे फॉर्मर ओलंपियंस हैं, प्लेयर्स हैं, हमें भी जो गोरे हैं वो पूछते हैं कि आपकी चीजें जो है स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं है और ये मिसमैनेज क्यों है। तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं समझता हूँ इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नेशनल कॉज का मैटर है जी। अच्छा, तो सर हमारे पास जो हमारे हेड कोच है वो भी सेगफ्रीड एकमैन जो है वो भी गोरे ही है और डच है वो, तो क्या लगता है उन्होंने मतलब इतना कोशिशों के बाद और सारा कुछ करके अरेंज करना और उसके बाद एंड पे आके वीजों का भी डिले हो जाना, स्क्वाड का भी, और फिर कल जो है आसिफ बाजवा साहब उन्होंने कल कहा भी था कि आज स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ।
बात ये है कि जब आप टाइम पर टीम नहीं बना सकेंगे तो आप वीजा भी टाइम पे अप्लाई नहीं कर सकते। जहां तक इस कोच का भी ताल्लुक है तो मैं इसको भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे ख्याल में वो भी एक ऑर्डिनरी कोच है, क्योंकि जापान के साथ रहे हैं, किसी भी आज तक बड़ी टीम के कोच वो रहे नहीं है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह करे बेहतरी आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी 5 साल की कोचिंग में भी पाकिस्तान की टीम जो है कोई बेहतर पोजीशन हासिल कर सकेगी। सर जो ये कोच है सेगफ्रीड एक्मैन, उनका खुद का ये कहना था कि मैं इस चीज की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा, ताहम कोशिश जरूर करेंगे। और जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है उसकी जानिब से भी काफी हाइप क्रिएट की गई कि जो ये नए हेड कोच होंगे ये पहले उस लीड करते रहे हैं जापान को, और जापान की रैंकिंग में बेहतरी आई तो पाकिस्तान की रैंकिंग में भी बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आई, ना तो बेहतरी आई है और दूसरा हमें तो ये भी याद नहीं है कि हमने आखिरी इंटरनेशनल मैच कब खेला था। बात यह है कि अगर जापान की टीम दुनिया में 17वें नंबर से 13वें नंबर पे आ गई है तो ये रैंकिंग में इसको बेहतरी तो नहीं कहते। रैंकिंग में तो बेहतरी होती है अगर टॉप 12 टीम्स में आ जाते। तो इसका जो स्टेटमेंट मैंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, मुझे उससे भी खुशी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये जो सारे पुराने हॉकी प्लेयर हैं पाकिस्तान के, वो अपनी पास्ट ग्लोरी में रहते हैं और उनको ये नहीं पता कि हॉकी जो है तब्दील हो चुकी है। अब मैंने 18 साल हॉकी खेली है, मुझे पता है। मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम का जो ओलंपिक गेम्स का फाइनल मैच देखा है। दोनों टीमों ने इतना ऑर्डिनरी खेल पेश किया, लेकिन वो अपनी साइंस बता रहे हैं कि जी हॉकी बड़ी चेंज होगी। कोई चेंज हॉकी में नहीं है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस है, आपका आईक्यू होना चाहिए, हॉकी सेंस होनी चाहिए। बच्चे जो है उनकी साइकी अंडरस्टैंड करके उनको अकॉर्डिंगली आपने खिलाना है, उनका बेस्ट उनसे लेना होता है। तो ये अपनी पोजीशन सिक्योर कर रहा है कि जी मुझे कोई होप्स नहीं है, मुझे कोई तवक्कुआत नहीं है, मुझे 5 साल का टाइम लॉन्ग टेन्योर दिया जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की टीम के बाद भी आप देखेंगे कि इस कोच को दुनिया की कोई भी टॉप की टीम जो है वो हायर नहीं करेगी। अच्छा सर, आपने बात की जैसे कि इनका ये कहना था कि हॉकी बदल गई, हॉकी तब्दील हो गई। अगर हम हॉकी को देख लें, हॉकी फॉर्मेट की बात कर लें तो 2012 की या 13 की हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें तो वो हम लोग फॉर्मेट की वजह से क्वालिफाई कर गए, अदरवाइज हमारी परफॉर्मेंस उसमें कोई इतनी खास अच्छी नहीं रही थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें ये जो कोचेज हैं फॉरेन कोचेज, इनसे निकल जाना चाहिए? देखें, बात यह है कि इनके अंदर आपको नेशनलिज्म नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ सिंसेरिटी और लॉयल्टी चाहिए। हमारे पास पढ़े लिखे FIH के क्वालिफाइड कोचेज हैं। आप देखें 82 बॉम्बे वर्ल्ड कप हम नेचुरल ग्रास पर वर्ल्ड चैंपियन हुए। उसके 2 साल बाद 84 लॉस एंजलिस हम एस्ट्रोटर्फ के ऊपर ओलंपिक चैंपियन हुए। 94 वर्ल्ड कप हम एस्ट्रोटर्फ पे वर्ल्ड चैंपियन दोबारा हुए। तो हॉकी कौन सी बदल गई, क्या हुआ? सिर्फ चीजें अच्छी ऑर्गेनाइज नहीं है ना। लेकिन पहले ब्रिगेडियर आतिफ की सर्विसेज थी, बड़े डिवोटेड डेडिकेटेड थे। 94 में रशीद जूनियर जैसा बंदा हमारे साथ था। हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जिनके अंदर पाकिस्तान का दर्द हो। अब हमने ऐसा कोच रख लिया, कल को हम हॉलैंड की टीम के साथ खेलेंगे तो इसकी लॉयल्टी तो हॉलैंड की टीम के साथ होगी। मैं तो डाउट करता हूं कि इसकी सिंसेरिटी पाकिस्तान के साथ होनी नहीं है, और ये बहुत गलत सिलेक्शन है। अगर स्पोर्ट्स बोर्ड ने रखा है या हॉकी फेडरेशन ने रखा है तो मुझे इंतहाई अफसोस है कि हम करोड़ों रुपया इसके ऊपर जाया करेंगे और आज से 5 साल बाद हम इसी जगह पर खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। अच्छा सर, तो एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वजह है कि फंड्स का मसला? एक तो अगर पीसीबी की अगर हम जाते हैं PHF की तरफ तो उनका यही कहना होता है कि फंड्स का मसला है, और अगर खिलाड़ियों की बात कर ली जाए तो हमारे पास जो लास्ट बैच था जो अच्छे खिलाड़ियों का, शकील अब्बासी थे, सुहेल अब्बास थे, सलमान अकबर को ले लें या रेहान भट्ट को ले लें या ऐसे प्लेयर्स थे, इनके बाद हमें कोई खातिर खा बड़ा प्लेयर जो है वो हॉकी में दिखा ही नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, ये जो बैच था ये आखिरी बैच था कि जिसमें चंद अच्छे इंडिविजुअल खिलाड़ी थे। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम ये हुई है कि डिफरेंट शहरों में डिफरेंट एकेडमीज बन गई, डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग हो रही है। हर कोच जो है अपने पैटर्न पे लड़के को खिला रहा है। पाकिस्तान के लड़कों को जो हॉकी खेलनी चाहिए, जो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड है, वो हमारे बच्चे खेलते ही नहीं है। फिजिकल फिटनेस का जो मेयार हमारा पाकिस्तान टीम का है वो वर्ल्ड कप ओलंपिक्स में आप कभी भी सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो हमें डेवलपमेंट कोचेस लेकर फिजिकल फिटनेस पे काम करना चाहिए और हमें आज लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे हम कोई भी रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते।
अच्छा, तो सर अब आखिरी सवाल की तरफ आता हूं। 94 में हमने ओलंपिक्स जीता लॉस एंजलिस में, उसके बाद 84 में, उसके बाद 94 में हमने वर्ल्ड कप जीता, बीच में ये 10 साल का गैप था। तो ये वो दौर था जब लोग कहते थे कि मेडल क्यों नहीं आ रहा, हम मतलब मेडल्स आ रहे थे, हम टाइटल जीत क्यों नहीं रहे। उस वक्त ये डिस्कस होता था कि टाइटल क्यों नहीं जीते। और आज हम ये कर रहे होते हैं कि यार हम किसी तरह क्वालिफाइंग राउंड की तरफ बढ़ जाए और क्वालिफायर्स खेल जाए। और मुझे तो लग रहा है कि अगर यही हाल रहा तो हम अगले साल तक या अगले जो इवेंट होगा वहां पे हम प्री क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारी एशिया में भी कोई स्टैंडिंग कोई पोजीशन नहीं है, वर्ल्ड में भी हमारी कोई स्टैंडिंग कोई पोजीशन नहीं है। हम इसी सिचुएशन को फेस करेंगे। जहां तक फंड्स का ताल्लुक है, तो अगर आप विजन ना हो, प्लानिंग अच्छी ना हो, तो अरबों रुपया भी आपको मिल जाए तो मैं नहीं समझता आप हॉकी को ठीक कर सकेंगे। हॉकी को ठीक करने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए, मिनिस्ट्री की सपोर्ट चाहिए, स्पोर्ट्स बोर्ड की सपोर्ट चाहिए, कोई इंडिविजुअल वेन्यू चाहिए जहां लड़कों को आप पूरा साल रख सकें। क्योंकि हम इंटरनेशनल हॉकी से कम 10 साल दूर है। जो भी बंदा कोई स्टेटमेंट देता है, गोरा दे, हॉकी फेडरेशन दे, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम को वो डिसइंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई बेहतर तरीके पे काम नहीं हो रहा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शहबाज सीनियर हमारे साथ मौजूद थे, ओलंपियन, और उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान हॉकी जहां पे जा रही है, जिस ट्रैक पर है, अगर इसी ट्रैक पर रही तो शायद हम हॉकी के जो दुनिया है और हॉकी का जो मंजरनामा है उससे भी शायद गायब हो जाएंगे। और ये हकीकत भी है, क्योंकि हॉकी ने हमें पहचान दिलवाई। हमने 3 ओलंपिक टाइटल्स जीते, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 4 चैंपियंस ट्रॉफीज जीती, 3 वर्ल्ड कप जीते, और हॉकी ने पूरी दुनिया में हमें इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद आज हमारी हॉकी कहां पे खड़ी है ये यकीनन एक सवालिया निशान है, और इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और अगर आज पाकिस्तान हॉकी जो है वो ट्रैक पकड़ती है तो शायद 8 से 10 साल हमें हॉकी के रिवाइवल में लग जाएंगे, अगर सही ट्रैक मिलता है तो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। कल इस वक्त आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।